तो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और अभ्यास सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही है। आप अपने लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, डाउट्स पूछ रहे हैं। डाउट पूछना सबसे जबरदस्त काम लगा मुझे। कुछ बच्चों ने डाउट पूछे हैं, तो मुझे डाउट पूछने वाले बच्चे काफी पसंद आते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका यकीनन कुछ ना कुछ डाउट आएगा। 90% स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ डाउट रहता ही रहता है। कुछ बच्चे शर्म के कारण नहीं पूछ पाते और कुछ बच्चे पढ़ते हैं इस कारण नहीं पूछ पाते कि भाई पढ़ते ही नहीं तो पूछेंगे कहाँ से। ठीक है, ले ली। वो उस तरीके से नहीं पढ़ते कि भाई हमें करना है, हमें पूरे क्वेश्चंस आने चाहिए। और 5 to 10% ऐसे होते हैं जिन बच्चों को आती है चीजें, तो वो समझ लेते हैं चीजों को, या क्या करते हैं खुद से करने की कोशिश करते हैं, यहाँ नहीं तो कहीं और सर्च करेंगे, कुछ ना कुछ करके वो अपना काम निकाल लेते हैं। तो ये बच्चे नहीं है, कोई बात नहीं है। आप इनमें तो आओ कि डाउट पूछो। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी हो, तो भी आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। कैसे? प्रैक्टिस। आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास के अंदर और अभ्यास सीरीज चल ही रही है। देखते ही देखते हम 30 सेकंड पे पहुंच गए हैं ना। 30 सेकंड 32 पे पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट 32% काम कर लिया है हमने। ठीक है, क्यों? क्योंकि 32 अभ्यास सीरीज पे पहुंच गए। 100 का वादा किया था, परसेंटेज निकालना है, तो आज हमारा 32% अभ्यास सीरीज फिनिश हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ x इज प्रोपोर्शनल टू y when y इज 15, यहां पे r नहीं प्यारे बच्चों, x होगा। x इज इक्वल टू 8, what will be the value of x if y is equals to 10? देखो, अगर y 15 है तो x कितना होगा? 10 होगा। ये बोल रहा है यहाँ पे, ये सीधी सी बात है। तो मुझे एक रेशो मिल गया। क्या रेशो मिल गया? कि भैया y बाई एक्स करूंगा तो क्या आएगा? हमेशा 3/2। कैसे? ऐसे कि भैया y बाई एक्स हम जब कर रहे थे तो y की वैल्यू है 15, x की वैल्यू है 10। 5 की टेबल से काटोगे तो यहां आ जाएगा 3 और ये 2। तो y बाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। तो y और x का एक रेशो मिल गया मुझे कि y रेशो x आप 3/2 बोल दें, या फिर y बाई एक्स को आप बोल दें 3/2। तो यहां पे ये रेशो मिल गया, कोई बात नहीं। अब देखो, वो कह रहा है कि y की 10 हो जाएगी वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी होगी? देखो, रेशो सेम रहेगा हमेशा। अगर प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है ना, तो रेशो सेम रहेगा हमेशा। जो रेशो y बाई एक्स का यहां है वही यहां आएगा। तो y अपॉन एक्स, y की वैल्यू है 10, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई y बाई एक्स, एक बार इसको मैं मान लेता हूं कि भाई x ही है। इसको अपन मान लेते हैं, सपोज x डैश मान लेते हैं। कैसे? क्योंकि चेंज हुई कुछ ना कुछ वैल्यू। भाई y की वैल्यू 10 हुई है तो x की वैल्यू को एक बार मैं x डैश मान लेता हूं। ऐसा इसलिए ताकि ये x और ये x अलग दिखे, नहीं तो x से x तुम कैंसिल करके y इक्वल टू 10 ही आता रहेगा। इसलिए दोनों को अलग अलग दिखाया है। y बाई एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे? x डैश। क्योंकि हमेशा आपका रेशियो सेम रहेगा। जो y बाई एक्स का रेशियो 3/2 है ना, y और x की वैल्यू में कितना ही चेंज कर लो, उनका रेशियो हमेशा 3/2 रहेगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू 10 हो गई है तो x की कितनी हो जाएगी, उस पर बात करते हैं। तो देखो कितनी हो जाएगी, इधर ले जाए तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 20/3। ये हो जाएगी। वही सीधी सी बात है, यही होनी चाहिए। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सॉरी, आई थिंक हमने रॉन्ग कर दिया। यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 ले लिया, यहाँ पे 8 ही लेना था ना, तो इसको 8 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हुआ, एक्सट्रीमली सॉरी। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो y बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/8। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अगर 15 और 10 होता तो आप उसको मान के कर लो। एक और क्वेश्चन हो गया ये आपका। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी, ये 10 पढ़ के वहां भी 10 ही चिपका दिया। तो सुनो, y बाई एक्स कितना है? 15/8। अब देखो y कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। x कितना होना चाहिए ये पता करना है।
और इनका रेशो क्या रहना चाहिए, यही वाला रहना चाहिए। तो इसको इस तरीके से लिख दें। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो देखो इसको इस तरफ भेज दो और इसको इस तरफ, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 15 इंटू एक्स। सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो इस 15 को इस तरफ डिवाइड में भेज दो। 5 की टेबल से कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा 16/3 इज इक्वल्स टू x। तो अब देखो 16/3 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, लेकिन ये वाला ऑप्शन है। देख लो इसको जैसे ही डिवाइड लगाओगे तो 5 आएगा, फिर रिमाइंडर आएगा 1, ये आ जाएगा 3। पता है ना भाई, डिवाइड लगाते हैं 16 में 5 का, 3 टाइम करते हैं, रिमाइंडर आता है ये। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये क्वेश्चन, ये रिमाइंडर और ये आपका डिवाइजर। तो 3 1/5, 3 1/5, सॉरी यार क्या हो रहा है आज, चलिए सॉरी, 3 से लगाना था, 5 टाइम जाएगा, तो ये आ जाएगा देखो क्वेश्चन 5 रिमाइंडर 1 और ये डिवाइजर 3, 5 1/3। तो कभी कभी गलती हो जाती है, इंसान ही हूं मैं भी, क्षमा कर दिया करें छोटा भाई समझ के। तो आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर इज अ फूड प्रोविजन फॉर 100 मैन फॉर 30 डेज, इफ number of man is reduced to 80 then the number of days the food could last for। देखो कल इसका एक फॉर्मूला भी बताया था, क्या बताया था, that is m1 t1 is equals to m2 t2, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में मैन कितने हैं और टाइम कितना है वो मल्टीप्लाई उसका, और सेकंड कंडीशन में मैन कितना है टाइम कितना है उसका मल्टीप्लाई। पहले उस तरीके से करते हैं, फिर अगर वो तरीका भूल जाओ, ये फॉर्मूला भूल जाओ, तो कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे। देखो 100 मैन है, 30 डेज है, तो m1 की वैल्यू 100 है, t1 की वैल्यू 30 है, और m2 की वैल्यू आपके पास में 80 है, t2 आपको फाइंड करना है। तो बस वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं, 100 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 80 इंटू t2। मुझे t2 चाहिए, तो ये चला जाएगा कहां, इसके अपॉन में, t2। क्लियर है यहां तक की बात। देखो 0 से ये 0 चला गया, ये क्या हो जाएगा, हम देखो 4 की टेबल से और कैंसिल करते हैं, 4 की टेबल से कैंसिल करोगे ये आएगा 25, ये आ जाएगा 2। तो अब देखो बचा क्या, अब बचेगा ये कि 25 और 3 तो बचा आपके न्यूमरेटर में, तो 25 इंटू 3, डिनोमिनेटर में ये 2 बचा इज इक्वल टू t2। 25 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 25 1 जा 25, 2 जा 50, 3 जा 75, तो 75/2, ये t2 की वैल्यू आ गई। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, t2 इज इक्वल टू 37.5। तो ऑप्शन नंबर यहां पे आना चाहिए 37.5, ये वाला, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 37.5 डेज तक काम करने वाला है, कितना 37.5। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 7 फरवरी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, रीसेंट क्वेश्चन है। अब देखो अगर आप वो भूल जाओ तो क्या होगा भाई, आप ऐसे समझ लो 100 लोगों को खाना खिलाना है 30 दिन तक, तो एक जना एक थाली खाएगा ना, वैसे मान लो, तो कितनी थालियां पड़ेगी, 100 लोगों की थालियां 30 दिन तक, 3000 प्लेट या 3000 थालियां, ठीक है, प्लेट जिसको बोलते हैं, प्लेट में खाना खाते हैं ना, वो प्लेट। अब जने कम हो गए हैं, 80 हो गए हैं, पर थालियां तो 3000 ही है ना, तो कितने दिन खा पाएंगे, 3000/80, 3000 के अपॉन में 80, 0 से 0 गया, अगेन आप 4 की टेबल से कैंसिल आउट करोगे आएगा 75/2, दैट इज 37.5। ओके, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, और ये था आपका मेंटली, अगर आप ऐसे सोच सकते हैं कि भाई इतनी थालियां चाहिएगी, इतने फूड पैकेट्स चाहिए, इनको आप पैकेट्स मान लो ना। जैसे अपन कहते हैं कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है, कहीं पे बाढ़ आ गई तो वो हेलीकॉप्टर से पैकेट फेंकते हैं,
जितने उस क्षेत्र की आबादी होती है, जनता होती है, उस हिसाब से वो फूड पैकेजिंग करके पैकेट फेंकते हैं ना। अब देखो, अ वर्टिकल पोल 14 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर। ठीक है सर, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ अ ट्री कास्ट अ शेडो ऑफ 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन। देखो सिमिलर कंडीशन है तो देखो 1 मीटर हाइट कितना शेडो बनाती है वो देख लो। 14 मीटर हाइट है, उसका शेडो बनता है 10 मीटर शेडो। फिर आगे पूछ रहा है वो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ट्री, अगर शेडो 15 मीटर हो रहा है, शेडो 15 मीटर हो रहा है, शेडो 15 मीटर हो रहा है। देखो अगर ये 15 हो रहा है, 10 से 15 हो रहा है, दैट मींस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5 से, तभी तो होगा। देखो ये कितना हो रहा है, 1.5 टाइम्स हो रहा है ना, करके देख लो। 10 इंटू 1.5 करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे आ जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल तो आ जाएगा 15 मीटर। दैट मीन्स क्या, 1.5 टाइम्स हो रहा है। अगर शेडो 1.5 टाइम्स बढ़ रहा है तो आपकी हाइट भी क्या बढ़ेगी, 1.5 टाइम्स बढ़ेगी। तो 1.5 इंटू 14। अब बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आएगा, सर हमें तो ये मल्टीप्लाई करने में खासा दिक्कत होगी। अरे नहीं होगी रे बच्चा, ये 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं। और ये हो गया 14, अब 2 की टेबल से कैंसिल कर लो, 7, 3 इंटू 7 कितना होता है 21 मीटर। सीधी कहानी खत्म हो जाती है यहाँ। बहुत कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है ये, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर शेडो 1.5 टाइम्स बढ़ रहा है तो आपका जो हाइट होगी ना वो भी 1.5 टाइम्स बढ़ेगी। और इस तरीके से कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, 21 आपका आंसर हो जाएगा। अब 1 या यूनिटरी मेथड से कैसे करेंगे, वो ऐसे करते हैं कि भाई 1 मीटर शेडो के लिए कितनी हाइट चाहिएगी, 14 मीटर हाइट है, 10 मीटर शेडो की, तो 1 मीटर शेडो के लिए 14/10 मीटर हाइट चाहिएगी। और पूछा कितना है, 15 मीटर के शेडो के लिए, तो यहाँ पे 1 इंटू 15 कर दो, तो 15 मीटर शेडो के लिए क्या चाहिएगा। अब देखो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, अब 5 की टेबल से कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, और यहाँ से कैंसिल करोगे 7 आ जाएगा। सेम वही न्यूमरेटर में बचेगा 7 और 3, डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा, 7 इंटू 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों 21 मीटर। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ये तो आपका यूनिटरी मेथड है, पूरा थ्योरेटिकल कैसे करना होता है। ये आपका स्मार्ट वे है कि भैया ये 1.5 टाइम हो रहा है तो ये भी 1.5 टाइम होगा, कहानी खत्म। ठीक है, दिस इज स्मार्ट वे। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, और ये तो वही जनरल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a case of direct variation? डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन आपको कल भी बताया था। एक तो डायरेक्ट वेरिएशन, एक होता है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स का मतलब तो क्या होता है कि भाई एक चीज अगर बढ़ रही है और दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है, वो तो होता है इनवर्स। और अगर एक चीज कम हो रही है और दूसरी भी कम हो रही है और दोनों साथ में बढ़ रही है, ये क्या होता है, डायरेक्ट। इसमें उल्टा भी हो सकता है, ये बढ़ रहा हो ये घट रहा हो। कहने का मतलब है कि अगर अपन कहते हैं कि उल्टा रिलेशन हो दोनों के अंदर, क्या हो, उल्टा, इनवर्स। ठीक है, उल्टा का सेंस समझ रहे हो, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। जैसे होता है ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, एक उत्तर है तो एक दक्षिण है। कहते हैं ना कि 36 का आंकड़ा है, तो वो वाली बात हो ना, तो क्या होता है, इनवर्स। और अगर दोनों ऐसे रहते हो ना, राम श्याम, या फिर अपन कह सकते हैं राम और लक्ष्मण की जोड़ी, दोनों एक साथ डायरेक्ट हैं कि भाई दोनों सही हैं तो दोनों सही, दोनों गलत हैं दोनों गलत हैं, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। अब देखो क्या है, नंबर ऑफ शीट्स ऑफ सम काइंड आर इंक्रीज व्हेन देयर टोटल वेट इज इंक्रीज। भैया एक बात बताओ,
आपकी कॉपी आपने देखी होगी, तो छोटे बच्चों की कॉपी होती है 70-80 पेजेस की, उसका वेट क्या होता है? उसका वेट मैं मान लेता हूं सपोज 10 ग्राम, अपन मान लेते हैं 100 ग्राम। अब वो कॉपी मान लो 180 पेजेस की होगी, तो उसका वेट बढ़ जाएगा ना। हम तो क्या कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं ना। कुल मिला के हुआ क्या, नंबर ऑफ शीट्स बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, कॉपी का वेट बढ़ेगा, सीधी सी बात है भाई। वेट बढ़ रहा है तो शीट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आपकी कॉपी का वेट बढ़ रहा है, देखो कॉपी का वेट बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ शीट्स भी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? आप हाथ में एक काम करना, एक पेज उठाना तो वेट कम लगेगा, आप 10 पेज उठाना वेट ज्यादा लगेगा, या फिर एक कॉपी उठाना फिर 2 कॉपी उठा लेना, वेट का पता लग जाएगा। तो भैया ये तो डायरेक्ट का है, ये तो डायरेक्ट वेरिएशन है। इसने पूछा है नॉट, कौन सा नहीं है? मोर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस विद फिक्स स्पीड। सीधी सी बात है भैया, मोर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड टू मोर डिस्टेंस। भाई आपको ज्यादा दूरी पर जाना तो ज्यादा पेट्रोल लगेगा, पेट्रोल ज्यादा लगाओगे तो दूरी भी ज्यादा जाओगे ना, सीधी सी बात है। क्या बोल रहा है ये, मोर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड टू मोर डिस्टेंस। भाई पेट्रोल ज्यादा लगाओगे तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करोगे, स्पीड कांस्टेंट रखी है उसने, भाई एक ही स्पीड पे है। मैं आपको कहूं आपको एक ही स्पीड पे गाड़ी चलानी है और आप क्या करोगे, आप 2 लीटर पेट्रोल खर्च कर सकते हो, और फिर मैं कहूंगा इसी स्पीड पे आप 3 लीटर खर्च कर दो, तो यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। मैंने पेट्रोल का अमाउंट बढ़ाया, आपकी ट्रेवलिंग डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो ये भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन है। आपको बताना डायरेक्ट वेरिएशन कौन सा नहीं है, रिलेशन कह दो वेरिएशन कह दो एक ही बात है। मतलब एक के वेरी करने पर अगर दूसरा सेम डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, और एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, वो होता है डायरेक्ट रिलेशन। जैसे यहां पे देखो, नंबर ऑफ वेट डिक्रीज हुआ तो पेज भी डिक्रीज, देखो, और नंबर ऑफ पेज इंक्रीज हुए तो वेट भी इंक्रीज। पेट्रोल इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस इंक्रीज होगी, पेट्रोल डिक्रीज होगा डिस्टेंस डिक्रीज होगी, तो दोनों साथ में चल रहे हैं। मोर फीस वुड बी कलेक्टेड इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज इन क्लास। और फिर देखो, टाइम टेकन विल बी लेस इफ नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंक्रीज्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क। अब देखो पहला सी वाला चेक करते हैं, मोर फीस वुड बी कलेक्टेड इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंक्रीज इन क्लास, और टाइम टेकन विल बी लेस इफ नंबर ऑफ वर्कर्स इज इंक्रीज टू टेक कंप्लीट द सेम वर्क। अब देखना, फीस के अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर क्लास में बच्चे ज्यादा होंगे तो फीस ज्यादा ली जा सकती है, भाई बच्चे ज्यादा होंगे तो फीस ज्यादा ले सकते हो, और अगर फीस कम है दैट मीन स्टूडेंट भी कम होंगे। ठीक है, ये बेसिकली ऐसा है सिस्टम है कि जहां पे बच्चे कम होते हैं तो वो कम फीस में भी पढ़ा देंगे। सपोज आप बात कर रहे हैं कि किसी स्कूल के अंदर बच्चे कम है तो वो कम फीस में पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही उनकी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी, रिजल्ट अच्छा आएगा, स्ट्रेंथ बढ़ी, तो वो फीस ऑटोमेटिकली बढ़ा देंगे। और आज तो वैसे भी फीसेस आसमान छूती है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, क्योंकि स्टूडेंट्स उनके पास ज्यादा आते हैं, वो फीस बढ़ा देते हैं। शुरू बोल के करते हैं 99 में बेच देंगे, 199 में बेच देंगे। जैसे ही बच्चा आता है, बच्चे उन्होंने इकट्ठे किए, ग्रुप में बनाया, क्या करेंगे, वो बच्चों का बेस बना लेंगे, और जैसे ही उनके पास में 500-1000 बच्चों का बेस बन जाएगा, वो फीस बढ़ा देंगे। तो स्टूडेंट्स बढ़ेंगे फीस बढ़ेगी, स्टूडेंट्स कम होंगे फीस कम होगी। तो ये वाला भी क्या है, डायरेक्ट केस है। अब देखो, टाइम टेकन विल बी लेस इफ नंबर ऑफ वर्कर इज इंक्रीज। यहां देखो टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी लेस हो रहा है ना, आई एम सॉरी, टाइम क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, और वर्कर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। देखो टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और वर्कर्स बढ़ रहे हैं। भाई आपको घर बनवाना है सपोज, तो आपने वर्कर ज्यादा लगवा दिया तो टाइम कम लगेगा। सपोज 10 लोग काम कर रहे हैं, आपका घर जल्दी बन जाएगा, और 5 लोग काम कर रहे हैं तो घर धीरे बनेगा। तो टाइम और वर्कर के अंदर क्या आ रहा है, देखो एक इस तरफ भाग रहा है, एक इस तरफ भाग रहा है नीचे की तरफ, और दूसरा इस तरफ भाग रहा है ना, क्योंकि एक अगर कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। ये एरो का मतलब साइड्स नहीं है, डिक्रीज नीचे जा रहा है, दैट मींस टाइम कम लग रहा है तो वर्कर्स बढ़ रहे हैं, और अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो वर्कर्स को कम होना पड़ेगा।
तो ऐसा रिलेशन किसमें होता है जिसमें दोनों क्या होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं, वो इनवर्स में होता है। और अगर इनवर्स है दैट मीन्स वो डायरेक्ट नहीं है, तो डी वाला आंसर करेक्ट होगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। और इन तीनों में क्या हो रहा है, देखो साथ में इंक्रीज हो रहा है, साथ में इंक्रीज हो रहा है, साथ में इंक्रीज हो रहा है। तो साथ में अगर इंक्रीज या डिक्रीज होंगे तो क्या लगेगा, डायरेक्ट। और अगर एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा तो क्या लगेगा, इनवर्स। 10th क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट टाइम पीरियड इज टेकन व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। ये क्वेश्चन आ गया आपका एक तरीके से SICI के अंदर पहुंच जाएगा इस क्या कि व्हाट टाइम पीरियड टेकन व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, ट्वाइस एज मच द नंबर ऑफ गिवन ईयर्स, half much as the number of given years, same as the number of given years, none of above। भाई टाइम पीरियड को कब करेंगे, जब आपको इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कैलकुलेट करना, सॉरी हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। मतलब हाफ ईयरली पे बात कर रहा है, हाफ ईयरली का मतलब ये हो गया कि आपको 6 मंथ्स के टाइम को ही एक ईयर कन्वर्ट कर लेना है, या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड कन्वर्ट कर लेना है। भाई अगर अपन बात करें SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, और CI का क्या होता है, P100+R/100⁻T-P। अब ये जो T है ना, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, आपको देगा वो, देखो आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो बोलेगा कि भाई एनुअली मेजर करना है, क्वार्टरली मेजर करना है, ऐसे दिए हुए रहते हैं। तो वो खुद बोल रहा है कि हाफ ईयरली है, मतलब हाफ ईयरली को T = 1 कन्वर्ट करना है। हाफ ईयरली है ना, हाफ ईयरली को वो T1 मान लेगा। अब बात कर रहे हैं कि भाई हाफ ईयरली है ना, तो जितना टाइम दिया हुआ है ना उसका डबल हो जाएगा, ट्वाइस एज मच द नंबर ऑफ गिवन ईयर्स। भाई अगर 1 ईयर का दिया हुआ है तो 1 ईयर के अंदर हाफ ईयर के 2 होंगे, तो 1 ईयर का T कितना काउंट होगा, 2। अगर बात करेंगे 2 ईयर्स की, तो भैया 2 ईयर्स में हर ईयर में कितने हाफ होते हैं, 2, तो 2 ईयर्स में 2 2 4 हाफ हो जाएंगे। अगर बात करेंगे 4 ईयर्स की, तो प्यारे बच्चों बताओ 4 ईयर्स में इस ईयर के 2 हाफ, अगले ईयर के 2 हाफ, उससे अगले ईयर के 2 हाफ, उससे अगले के 2 हाफ, हर ईयर के 2 हाफ ही तो होंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, T = 8। तो देखो टाइम 4 ईयर था तो T 8 था, ये 2 ईयर है तो ये 4 है, ये 1 है तो ये 2 है। यहाँ पे T ले रहे हैं, ये बात नहीं चल रही कितने ईयर का होगा, T की यूनिट अपन क्या लेंगे। तो जब T 1 था तो हमने 2 लिया, दैट मींस क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में एक आप छोटा सा होमवर्क और ले लें और कमेंट सेक्शन में बताना क्या कि अगर इसको हाफ नहीं कह के मैं इसको बोलूं कि हम इसको करेंगे क्वार्टरली करेंगे। क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, 4, 3 महीने के 4, Q1, Q2, Q3, Q4। तब क्या होगा, T कितना आएगा, ट्वाइस आएगा, थ्राइस आएगा, 4 टाइम आएगा या 6 टाइम आएगा, आपको बताना है। पहला ऑप्शन ट्वाइस, दूसरा ऑप्शन थ्राइस, तीसरा ऑप्शन 4 टाइम्स, एंड डी नन ऑफ दीज बता देना। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। अभ्यास सीरीज यहाँ पे फिनिश होती है आपकी, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट अभ्यास सीरीज 33rd करेंगे, जिसके अंदर हम यूनिटरी मेथड के और सारे क्वेश्चंस लेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 2019 में। इस तरीके के वैल्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, अगर आपको अप्लाई करना आता है तो आप कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने इसका आंसर बता लिया उनको बता दूं कि 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों 4 टाइम्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स इसलिए हो जाएगा बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे हाफ ईयर को हम एक T काउंट कर रहे थे, यहाँ पे हम एक क्वार्टर को एक काउंट करेंगे। 1 ईयर में क्वार्टर कितने होते हैं, 4। तो देखो 1 का 4 हो रहा है, 2 का 8 हो जाएगा, इसलिए जो टाइम दे रखा हुआ ना उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि भाई 1 ईयर का उस T से क्या रिलेशन होगा, वही बाकियों से चलता रहेगा, एक ही रेशियो में चलेगा, एक ही प्रपोर्शन में चलेगा। तो देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि रेशियो, प्रपोर्शन, ये सारी चीजें क्या है, सिमिलर लगेगी आपको, यूनिटरी मेथड, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, ठीक है। आगे और भी पढ़ेंगे, एवरेज भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप
पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। छुट्टी है अभी 2-3 दिन की, संडे वगैरह में आप छुट्टी ले लेते होंगे, तो पढ़ना है, एग्जाम बहुत पास में आ चुके हैं। RIMC के लिए 50 डेज बचे हैं सिर्फ आपके पास में, तो लग जाएं जी जान से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।